तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। बहुत ही एनसीईआरटी बुक है, बहुत ही सरल भाषा में सभी टॉपिक को कवर कराएंगे। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल को कवर कराएंगे ताकि हमारे जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं उसको डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे जितना भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में दिया है अलग से भी कुछ कराएंगे, कुछ एनसीईआरटी बुक से कराएंगे जो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल को कराएंगे। तो चलिए हम पूरा पहले विधिवत सीखेंगे। देखो, क्योंकि हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास है, तो हर एक चीज़ कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही रटने वाली बात नहीं होना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही इजी भाषा, इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मान लो कि हम लोग वैद्युत आवेश का दूसरा नाम विद्युत भी कोई बोलता है, या किसी किसी बुक में विद्युत लिखा ही रहता है, तो वैद्युत और विद्युत में आप लोग कंपेयर ना करें, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग तो जानने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है। आखिर एक ही बार तो विद्युत नहीं आया होगा, आखिर आया तो कैसा आया होगा, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे होंगे, तब आज हम लोग का विद्युत पढ़ने को मिलता है या विद्युत देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए वही हम पूरा पीछे चलेंगे। ठीक है, 600 वर्ष पूर्व, और उस पर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, देखिए हम सारे जो भी कहानी है लिख करके लाए हैं। ठीक है, ताकि हमें लिखने में टाइम लग जाएगा, तो टाइम हम लोग को बचेगा, सिर्फ समझाने की बात होगी। ठीक है, अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पर वैद्युत लिखा है, तो वैद्युत और विद्युत में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में ए लिखा रहता है, कहीं कहीं ए लिखा रहता है, दोनों में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस बात को समझिए। ठीक है, इंग्लिश नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सब बात आप लोग देखो, कोई भी आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम जानो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश नाम नहीं जानोगे तो कहीं कहीं इंग्लिश नाम ही लिखा रहता है, आपको पकड़ने में नहीं बनेगी। और आप कर रहे हो आईएससी, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश सीखना जरूरी है। ठीक है, आर्ट्स नहीं लिए हो, साइंस लिए हो। ठीक है, साइंस लिए हो तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले आता है विद्युत। विद्युत क्या है भाई? विद्युत एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले चलेंगे विद्युत आखिर कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आया, कैसे कैसे कौन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके बारे में पहले हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इतना पहले जानो, विद्युत जो है एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, विद्युत के पीछे चलते हैं। घर्षण विद्युत यानी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले घर्षण विद्युत में हम चलते हैं, विद्युत के खोज मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो 600 वर्ष पूर्व यूनानी थेल्स ने सबसे पहले एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तु, कागज के टुकड़े, हल्के पंख, धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। देखो जो घर्षण है, विद्युत हमारा घर्षण से उत्पन्न होता है, ये आप याद रखना है। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर घर्षण विद्युत मतलब विद्युत का जब खोज करने के लिए कोई निकला, सबसे पहला जो आदमी है यूनानी थेल्स है। कौन है? यूनानी थेल्स। कब? 600 वर्ष पहले ही इन्होंने क्या किया कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर, एम्बर एक पदार्थ होता है, तो एम्बर नामक पदार्थ को ऊन जानते हो ना, बकरी भेड़ का होता है, तो ऊन से रगड़न ऐसे, तो उसमें से हल्की वस्तु, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एम्बर नामक है और इसको ऊन से रगड़ दिए, या हम लोग बाल में रगड़ते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, तो उसको रगड़ने के बाद यदि ऐसे रखते हैं नीचे, तो छोटा छोटा धूल कण, कागज, हल्के पंख जो होते हैं वो हमारे तरफ खींचने में लग जाते हैं। तो ये बात जो हुई, सबसे पहले जो किया वो यूनानी थेल्स ने किया। कब किया? 600 वर्ष पूर्व, मतलब पहले किया। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे कुछ हमारा यूनानी थेल्स भाई ने 600 वर्ष पहले पूर्व ये तो काम किया कि हाँ भाई घर्षण से कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन इन्होंने कोई ज़्यादा खोज नहीं कर पाया। लेकिन इनका इसी खोज से कुछ आने वाले साइंटिस्ट जो थे, इनका मदद लेकर के कुछ अलग किया। देखो 1600 वर्ष बाद, उसके बाद 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलवर्ट ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि एम्बर की भांति ही अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, एबोनाइट, गंधक आदि को रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। देखिए
अब ये तो 600 वर्ष पहले थेल्स भाई ने किया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में, भाई नहीं है दादा हैं, ठीक है, बहुत बहुत पुराने हैं, ठीक है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के, देखो 600 वर्ष पहले के बाद फिर 16वीं शताब्दी में कौन आया? इंग्लैंड के एक डॉक्टर था विलियम, ठीक है। इन्होंने क्या प्रयोग द्वारा पता लगाया कि एम्बर की भांति ही अनेक पदार्थों जैसे कांच, एबोनाइट, गंधक आदि को रगड़ने पर, अब इन्होंने क्या किया, एम्बर के साथ में क्या क्या लिया? कांच लिया, एबोनाइट लिया, गंधक लिया, इसको रगड़ने पर ये भी देखा कि ये भी आकर्षित कर रहे हैं। अच्छा, तो यूनानी भाई ने इतना किया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में ये विलियम साहब ने क्या किया? कांच, एबोनाइट, गंधक लेकर चेक किया तो ये भी आकर्षित करने की गुण आ रहा था। चलो भाई, इन्होंने भी कुछ ज्यादा खोज नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ फिजिक्स के लिए दिया, ठीक है। उसके बाद देखो सन 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण पदार्थों के हल्के वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, जिसे हमारी भाषा में विद्युत कहा जाता है। देखो ये सब जो काम कर रहे थे, जैसे यूनानी, थेल्स, विलियम, इन्होंने जो काम किया, अब आप कहोगे सर यही सिर्फ 2 ही लोग काम किए थे? नहीं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग काम किए, लेकिन इन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा नाम हुआ क्योंकि पहली बार इन लोगों ने ऐसा काम किया था। इसी के मतलब जो प्रैक्टिस जो किए थे, जो हमारे काम इस पर जो किए हैं यूनानी थेल्स ने, कि ये ऐसा हो जाता है कि किसी को रगड़ने पर धूलकण हमारे तरफ आकर्षित करने लगता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम किए। उसके बाद फिर इन पर भी काम किए, लेकिन एक ही यही 2 नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम किए, समझ गए। लेकिन कुछ किसी का नहीं हो पाया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लगे रहे। उसके बाद वही जैसे थॉमस ब्राउन ने 1646 ईस्वी में ये जो काम कर रहे थे, जो विलियम गिलबर्ट जो काम किए थे, या यूनानी थेल्स जो काम किए थे, जो घर्षण हो रहा था, उनका जो नाम दे दिए थे। नाम क्या दिया भाई? उनका नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। ये जो काम हो रहा था, जो घर्षण हो रहा था, जो हमारी तरफ आकर्षित कर रहा था, जो गुण उत्पन्न हो रहा था, उसका नाम दिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत कहते हैं हिंदी में। हमारी भाषा में, इंडिया में विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है इंग्लिश नाम हो गया। कौन नाम दिया? थॉमस ब्राउन ने पहली बार तो नाम दिया, तो इनका भी नाम हो गया, ठीक है। लेकिन इनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन एक कुछ यूनिक किए थे, इनका नाम हो गया, हमारे बुकों में छपा हुआ रहता है, ठीक है। एक काम हुई। उसके बाद देखिए अब यहां से क्या होता है, एक साइंटिस्ट आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंजामिन, ये थोड़ा ज़्यादा ही इनका नाम चर्चित रहता है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो साइंटिस्ट थे, ये क्या कर रहे थे? एक साइंटिस्ट ही थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया कि एक बार अमेरिका में जैसे काइट होता है ना, पतंग, तो पतंग का वहाँ पर मतलब कंपटीशन होता है, वहाँ पर बहुत सारे पतंग लोग उड़ाते हैं, कंपटीशन होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन में भी छत पर जा करके ये मतलब काइट यानी पतंग को उड़ा रहे थे। इस तरह का काइट होता है ना, ये जो काइट, ये भी उड़ा रहे थे, ठीक है। ये काइट था, ये काइट को उड़ा रहे थे। तो काइट को इनका जो था बहुत ऊंचा चला गया था, और उस टाइम क्या हुआ कि बिजली गरजने लगी। जैसे आप लोग देखते हो ना, बिजली गरजता है, बारिश का मौसम होता है तो बिजली गरजता है ना, उसी टाइम में इनका जो काइट था ये बहुत हाइट पर चला गया था, और हाइट पर जाने की वजह से जब बिजली गरजा तो इनमें क्या हुआ कि ये जो धागा था उससे करेंट उत्पन्न हुआ। इनको महसूस हुआ कि करेंट आया। ये साइंटिस्ट थे भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट था, और इनको कुछ होता है साइंटिस्ट को तो वो लोग उस पर सर्च करने लग जाते हैं। और हम लोग के साथ कुछ भी होता है हम लोग उसको मतलब माफ़ करते हैं, चलो हमें नहीं करेंगे, वो मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, कोई भी चीज़ उनके साथ होता है उन पर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च नहीं रिसर्च करते हैं, ठीक है। गूगल पर सर्च नहीं करना है, रिसर्च करना होता है, ठीक है। रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, छोड़ो ना, नई टॉपिक आ रहा है नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, सर्च करो, आप लोग गूगल पर सर्च करो, रिसर्च नहीं तो सर्च तो कर लो, गूगल पर मिल जाएगा आजकल, ठीक है। ये बात होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट उड़ा रहे थे, काइट उड़ाते समय बिजली गरजा, जब उसके साथ इनके साथ करेंट का महसूस हुआ, इनको करेंट महसूस हुआ,
तो करंट महसूस हुआ तो इन्होंने सोचा कि मान लो इसका कारण क्या है, आखिर ये जो भाई साहब मतलब हमारे साथ ये हुआ इसका कारण क्या है। तो इन्होंने पता लगाया कि ये जो हो रहा है ये घर्षण से हो रहा है। क्या हो रहा है? घर्षण से हो रहा है। कैसे? जैसे हम लोग अभी जानते हैं जब बादल और बिजली जब गरजता है ना तो उसके साथ लाइट आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गरज रहा है तो इसलिए मतलब वो लाइट आ रहा है। असल में जानते हो क्या होता है? वो घर्षण होता है ना, घर्षण होता है दो चीज में तो बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वहीं हमारे प्रकाश जो आता है वो एक तरफ के घर्षण है। ठीक है, वो मतलब घर्षण से हमारे प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो इन्होंने देखो क्या किया कि इनको तो मन में बात आ गई थी कि ऊपर से मतलब जब घर्षण होता है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो इन्होंने क्या किया कि कांच के, ठीक है, एक छड़ में, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसे कांच है, ठीक है, ये कांच है और एक का लिए इन्होंने एक ले लिया और कांच, दो जगह कांच लेकर के इस कांच को लटका दिया और यहाँ पर एक कांच रख दिए। अब इन दोनों को क्या किया, दोनों पर चार्ज रखे प्लस प्लस, दोनों पर पॉजिटिव रखे। जब दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव रखे तो और दोनों में जब घर्षण कराए, ठीक है, घर्षण कराए, घर्षण जब कराए दोनों कांच को तो इनमें जानते हो क्या होता है? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाना, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, दो कांच लिया और दोनों पर प्लस प्लस रखा तो इसमें प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाने के लिए काम हो रहा था। जब इन्होंने क्या किया, एक बार फिर क्या किया इन्होंने कि दो कांच लिया, दो कांच नहीं एबोनाइट लिया, एक कांच ले लिया, एक कांच ले लिया और एक एबोनाइट ले लिया। एबोनाइट आप लोग सोचते होंगे क्या है, तो एबोनाइट भी एक तरह का पदार्थ ही होता है। ठीक है, कांच पर प्लस रखा, एबोनाइट पर माइनस रखा। जब इन दोनों को जब घर्षण कराए तो इसमें से आकर्षण का मतलब उत्पन्न होने लगा। आकर्षण मतलब एक दोनों को खींच, एक ही तरफ खींचने, ठीक है, सटने लगा तो आकर्षण उत्पन्न होने लगा। कब? जब कांच और एबोनाइट को प्लस, कांच को प्लस एबोनाइट को माइनस रखे तो आकर्षण होने लगा, और जब कांच और कांच रखे दोनों पर प्लस प्लस रखे तो प्रतिकर्षित होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसी टाइम इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश का एक नाम दिया। उस टाइम पे आवेश का नाम दिया था, आवेश का नाम दिया। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश का नाम देने वाला कौन था? याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आखिर आवेश क्या क्या हो रही थी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी आवेश दो होते हैं, एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, और दूसरा ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इन्होंने दो नाम दिया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का नाम दिया, जिनका पहला का धन आवेश, दूसरा का ऋण आवेश। यहाँ पर हम डिटेल में लिखे हैं, एक बार यहाँ पर आपको लिख देते हैं ताकि आप लोग कभी भी एग्जाम में ऐसा आ सकता है एक नंबर के लिए। सन 1750 में कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश, कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश बोला तथा एबोनाइट की छड़ के उत्पन्न आवेश को ऋणावेश का नाम दिया। इन्होंने कौन दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, पहली बार। लेकिन 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 अभी देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब ने, भाई नहीं ये भी दादा ही हम लोग कहोगे, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये तो काम किया लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ भाई साहब। कुछ प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ, देखिए इससे हमारा कोई फिजिक्स में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्या मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई गलती किया? नहीं किया भाई। इन्हीं से अगला जो साइंटिस्ट होंगे इनसे कुछ सीख करके जो एक्सपेरिमेंट गलत हुआ था उसको अब गलत नहीं करके कुछ सही करेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सब तो बताया लेकिन इससे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगला जो टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको दूसरा नाम विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, दोनों नाम सेम ही है। किसी किसी बुक में ए लिखा हुआ रहता है, किसी किसी बुक में ए। तो हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब यदि कोई पूछ दे
कि विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, तो बताना कि दोनों भाई सेम ही है। ठीक है, इसको इंग्लिश में मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आखिर है क्या भाई साहब। ठीक है, देखो इसको हम आपको पहले दिखाते हैं। जैसे हम दो पदार्थ ले लिए, ठीक है, ये दो पदार्थ हैं, ठीक है, यानी एटम यानी कण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में हम क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे। इन दोनों में क्या कराएंगे, घर्षण। पहले एक बात याद रखिएगा, देखो पहले समझ लो, दोनों में क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे। अब घर्षण कराएंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो अंदर वाला भाग होता है, ये अंदर में प्रोटॉन और ए इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ए प्रोटॉन और ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जब हम इन दोनों को जब घर्षण कराएंगे ना, तो घर्षण कराएंगे तो एक चीज उत्पन्न होगा यहाँ से। जब दोनों को हम घर्षण कराते हैं तो क्या होगा, एक वह ऊर्जा प्राप्त होती है और वह उत्तेजित अवस्था में आकर के इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाती है। देखिए बात को समझिए, ये दो पदार्थ हैं, ये पॉजिटिव, ये मतलब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अंदर में प्रोटॉन बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटती रहती है। ठीक है, जब इन दोनों को घर्षण कराते हैं तो यहाँ से वह ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वह ऊर्जा प्राप्त होती है। वह ऊर्जा प्राप्त होने के बाद इसमें क्या होता है, और इसमें उत्तेजित अवस्था में ये आ जाती है। किसमें, उत्तेजित अवस्था में आ जाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ये लिखवाया नहीं जाता है लेकिन हम आप लोग को लिखवा देते हैं। ठीक है, जब दोनों को घर्षण कराएंगे तो वह ऊर्जा प्राप्त होगी और उत्तेजित अवस्था में आ जाएगी। कैसे, देखो जब दोनों को घर्षण कराएंगे तो इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। ठीक है, जब इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर जब ये देखो क्या होता है, जब इसमें का पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में किस तरह का सवाल आते हैं, मान लो कि आपको एग्जाम में सवाल आ गया कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए, तो आप क्या लिखिएगा। देखो आपके एग्जाम में इस थ्योरी पर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, आवेश उत्पत्ति के कारण को समझाइए, कारण को समझाइए, चाहे समझाएं, बात एक ही है। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्या लिखिएगा कि जब दो पदार्थों के साथ घर्षण कराया जाता है तो जिस पदार्थ का अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा प्राप्त करके, क्या, वह ऊर्जा प्राप्त करके अपने कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो क्या होता है, धन आवेश। ये त्याग कर रहा है तो धन आवेश, और जो ले रहा है मतलब जिसमें आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वो ऋण आवेश हो जाता है। यही आपको आवेश उत्पत्ति के कारण का रीजन हुआ। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, लिखवा देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अभी से इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, अभी से लिखवा देते हैं। ठीक है, चलो इसको लिखेंगे कि जब दो पदार्थों के साथ घर्षण कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है तो जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा प्राप्त कर अपने कक्षक को
छोड़कर दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, दूसरे कक्षक में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धन आवेश कहलाता है। अभी आपको इससे पहले हम धन आवेश और ऋण आवेश की बात बता रहे थे, वो कैसे हुआ, यही हमारा कंडीशन है, ठीक है। अभी इसका उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही होता है। वह क्या होगा, धन आवेश है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या होगा, ऋण आवेश कहलाता है। ये हमारा थ्योरी हो गया। ये हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं कि आवेश उत्पत्ति कारण को समझाइए, तो बस आप इतना लिख दो, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब दो पदार्थ को पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जब यहाँ पर जो है, जब इसको घर्षण नहीं करा जाएगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के उदासीन होंगे, ठीक है। लेकिन जब घर्षण कराया जाता है तो वह ऊर्जा प्राप्त करके इसमें उत्तेजित अवस्था आकर के पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। जब घर्षण कराने के बाद पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाने के बाद जो त्याग करेगा वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, जो ग्रहण करेगा वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा। यही हमारी थ्योरी कहती है, ठीक है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जब भी आपको आए तो आप इसको लिखिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मेन चीज़ यही है, यहाँ समझना है, लेकिन थ्योरी को आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बताना है। तो आपको तो पता है कि जब कूलाम दिया हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो हमें आवेश का क्वांटिमीकरण यानी Q = N फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, Q = N E। Q क्या है भाई, जो हमारा यदि किसी पदार्थ पर 1 कूलाम आवेश, कितना कूलाम आवेश दिया है, 1 कूलाम आवेश दिया है, कितना, Q का जो वैल्यू है वो दिया है 1, ठीक है। Q का वैल्यू तो दिया है ना भाई, 1 कूलाम आवेश यानी Q = 1 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी E निकालना है। तो देखो Q = Ne है, तो E में N क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो Q/E हो जाएगा बराबर में N। तो Q/E बराबर N कह लो, चाहे N बराबर Q/E कह लो, बात एक ही है। अब देखो बराबर Q का मान दिया 1 कूलाम है तो 1, और E का मान पता है ना, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यदि हम अब N बराबर, यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19 को यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, मतलब कि 1 में इतना से भाग देंगे तो पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18, इतना हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि इतना हो जाएगा, तो देखो जब हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा करके सॉल्व करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। नहीं सॉल्व करना आएगा तो बताना यार कमेंट बॉक्स में, इस तरह का वीडियो बना देंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। 1/1.6 × 10⁻⁻19 है, 10⁻18 है, 1.7 है, इसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको जरूर ऐसा हम वीडियो बना कर देंगे। लेकिन हाँ, आप इसको जब पॉइंट उड़ा करके सॉल्व करोगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा N का जो वैल्यू आया वो कितना आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आया कितना आया, 6.25 × 10⁻18। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होंगे और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी भी हम जब चैप्टर समाप्त होगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो सारे हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
देखिए अगला टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के आ जाते हैं कि आवेश का संरक्षण को लिखें, इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण बहुत ही इजी है। देखिए आवेश का जो संरक्षण है, आवेश की बात कर रहा है, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? छोड़ दें कि लिखवा दें? चलो लिखवा ही देते हैं। ठीक है, आवेश, क्योंकि लिखवा देंगे तो आपको मान लो एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत होता है, आवेश न तो लिखेंगे, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा, सिर्फ लिखो किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, नियम कहलाता है। ठीक है, साथ में किसी पृथक निकाय को कुल आवेश को जब हम धनावेश और ऋणावेश का जब बीजगणितीय योग करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक नियत होता है। साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि किसी पृथकीकृत निकाय में किसी पृथक निकाय में कुल आवेश धनावेशों तथा ऋणावेशों को या ऋणावेशों का बीजगणितीय योग, मतलब इनको जब जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, हमेशा एक समान रहता है, नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है। कभी भी इसको धनावेश ऋणावेश को जोड़ेंगे वो क्या होगा, एक हमेशा नियत रहेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का रूल बोलते हैं, नियम बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कूलाम का नियम। बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर 1 के लिए। ठीक है, वो है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ, एक कूलाम का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ही अच्छे से इसको गहराई में समझेंगे। ठीक है, पहले तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि आखिर कूलाम का नियम होता क्या है। ठीक है, देखो कूलाम का जो नियम होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अनुदिश होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। आपको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन पहले क्या करते हैं, हम इसको डिफिनेशन लिखवाते हैं कूलाम का नियम का। ठीक है, देखो लिख देते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों के क्या होता है? बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या होता है? अनुदिश होता है। ओके, अभी देखिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसको हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। कूलाम का नियम पूरा मतलब 5 नंबर में आएंगे, ये नहीं कि मतलब 2 नंबर में आएंगे। आप सिर्फ कूलाम का नियम यदि शॉर्ट में पूछता है तो सिर्फ आप इतना लिखना, यदि 5 नंबर में लॉन्ग में आते हैं तो आपको पूरा अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, जैसे हम 2 स्थिर बिंदु आवेश, एक हम ले लेते हैं Q1 और एक ले लेते हैं Q2। ये देखो Q1 और ये Q2। कह रहा है 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। क्या भाई लग रहा है? आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी, यानी बल मतलब फोर्स F। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को परिणाम में गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इसमें जो हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है? दूरी जो है r है। हमने दूरी को r मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? r है। अब इसके साथ देखिए क्या हो रहा है। पहली बार क्या हो रहा है कि दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के, मतलब दोनों आवेश के परिणामों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती। ठीक है, दोनों आवेशों का अनुकर्मानुपाती का मतलब ये देखो। ठीक है, अनुकर्मानुपाती किसके? दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल, यानी Q1 और Q2। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद तथा उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F समानुपाती 1/, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती किसका? दूरी क्या है? दूरी r है, तो ये हो जाएगा r²। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ओके, अब देखिए ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, दोनों से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, जो कहा था थ्योरी में वही हम बात यहाँ पर किए हैं। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 × Q2 बाई r²। ठीक है, अब जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे, ठीक है, देखो अभी हम क्या आया था हमारा? F समानुपात Q1 × Q2 बाई r²। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर, जब बराबर कर देंगे तो यहाँ पर K कोई कांस्टेंट आ जाएगा, K Q1 × Q2 बाई r²। ठीक है, इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब हम क्या करते हैं, K का मान 1 रखेंगे। किसके प्रति में भाई? CGS प्रति में। किसके प्रति में? कोई पूछ देगा कि किस प्रति में K का आप मान 1 रख रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो? तो CGS प्रति में K बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा F बराबर, K का मान 1 रखेंगे तो Q1 × Q2 बाई r²। और जो CGS प्रति में आता है वो कितना आता है? बल का इकाई CGS क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है,
तो आप इसको यहाँ पर डाइन लिख सकते हो। कोई पूछ देगा डाइन आपने कैसे लिखा, तो याद रखना कि जो डाइन होता है वो बल का इकाई सीजीएस होता है, बल का इकाई सीजीएस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब तो जब हम सीजीएस पद्धति में के बराबर 1 रखे, तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी देखेंगे एसआई में। एसआई कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसमें भी देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखेंगे, यदि मान लो हम के का मान क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, और हम रखेंगे कहाँ पे, इसको हम रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, वायु या निर्वात के होते, वायु और निर्वात के लिए होता है। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पर, वायु और निर्वात के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपसे कोई यहाँ पर पूछेगा कि ए भाई साहब जो एप्सिलॉन नॉट का बात कर रहे हो, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एक निर्वात की विद्युतशीलता होता है। क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, ये सब बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सारे चीज को ऐसे ग्राफ द्वारा आप समझा देंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है कि हाँ लड़का पढ़ने वाला है। नहीं समझ में आएगा तो हमको फिर से बता देंगे। ठीक है, पहले समझो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब हमें के बराबर क्या रखना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखना था ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एफ इक्वल टू के का मान क्या रखना है, के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको तो पता है कि एफ का 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही देखो हमारा प्रूफ हो गया। और ये न्यूटन में होता है, याद रखिएगा ये न्यूटन में होता है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम का नियम से हम लोग प्रूफ कर दिए। इसमें छोटी छोटी जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम जब के बराबर 1 रखे, कहाँ पर रखे भाई, सीजीएस पद्धति में रखे हैं, तो हमारा इतना आंसर आया। जब हम के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो हमारा इतना आया। या हम कहाँ पर रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, और के बराबर है कहाँ रखेंगे, सीजीएस पद्धति में। तो ये सब बात आप लोग डिटेल में जानना जरूरी है। ठीक है, कोई पूछ दे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात की एक विद्युतशीलता होती है। ये सब बात आप लोग को पता होना चाहिए। कोई आपसे भी पूछ देगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर लगाते हैं, तो हवा में या निर्वात में लगाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखो जब हमारा क्लास अंत हो जाएगा तो अंत में जितना भी 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनेगा ना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे अभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, जितना भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हम लास्ट में करवा देंगे, क्लास खत्म होने से पहले इसको करवा देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आता है एकांक का आवेश, एकांक आवेश जो होता है यूनिट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर का आते हैं। एक कूलम्ब्स लॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है एकांक आवेश, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, देखिए एकांक आवेश जो होता है ये हमारे कूलम्ब के नियम के ही आधार पर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हम इसी पर इसको एकांक आवेश को प्रतिदर्श करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम कोई वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर जब रखेंगे 2 समान सजातीय आवेश में, तो एक दूसरे को मान लो कि 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन बल प्रतिकर्षित करेंगे, तो ऐसे आवेश को हम क्या बोलेंगे, एकांक आवेश बोलते हैं। लेकिन आप लोग के बात समझ में नहीं आएगी। यदि मान लेते हैं कि यदि मान लो या ऐसे कर लो, एकांक आवेश आपको लिखने के लिए आएगा तो पहले आपको परिभाषा लिखना पड़ता है। तो हम पहले परिभाषा लिखवा देते हैं। ठीक है, कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी रखे 2 समान
दो समान तथा सजातीय, दो समान तथा सजातीय, दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो ऐसे आवेशों को, क्या है, ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहा जाता है, एकांक आवेश कहा जाता है। देखिए ये तो आवेश, एकांक आवेश का डिफिनेशन जो हमने बताया ये तो रटने वाली बात होगी, रटोगे तो आपको याद होगा, लेकिन इसको हम समझाते हैं। एक दूसरे पर देखो, दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10 के पावर 9 बल्ब से प्रतिकर्षित करे तो, देखो यदि मान लेते हैं, इसको कंसेप्ट समझो, यदि F = क्या मान है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन, और हमारा दो समान सजातीय आवेश है, यानी Q1 और Q2 क्या है, बराबर है, यानी Q के, मतलब दोनों क्या है, सेम है Q के, और इसमें वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, कितना दूरी जो है वो हमारा 1 मीटर है। तब क्या हो जाएगा, हम इस पर कूलम्ब के नियम पर रखेंगे, कूलम्ब के लॉ पर, इस पर, तो क्या हो जाएगा, देखो F = 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 Q2 दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों सेम है, यानी Q × Q। अब बाटा में क्या है, R², R का मान कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और F का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है, तो 9 × 10 के पावर 9 बराबर 9 × 10 के पावर 9 × Q² बाटा में 1, ये दोनों कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 से और 1 से करेंगे, 1 बराबर Q², यानी Q² बराबर 1 आ गया, यानी Q बराबर कितना जाएगा, ±1। देखो क्या बोला था, ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहेंगे, कब, वायु या निर्वात में एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान आवेश तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश, देखो एकांक आवेश हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन इस बात को अब देखो ध्यान रखना, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको जानना जरूरी है, कूलम्ब के महत्व, कूलम्ब का महत्व, इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ना, ठीक है। कूलम्ब का महत्व या सीमाएं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए, कूलम्ब का जो महत्व है, पहला नंबर 1 है एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, दूसरा कूलम्ब के लिए R बराबर 10 के पावर -15 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं, और तीसरा जो होता है, ये जो काम करता है वायु या निर्वात में काम करता है। ये 3 बात कूलम्ब का महत्व या सीमा पूछे, ये लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया आप लोग को, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का क्वांटिमीकरण, एकांक नियम, कूलम्ब नियम, जो भी चीज आपको पढ़ाए हैं, अब उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज निकल के आता है नोट। देखो भाई इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में हम आप लोगों को वो चीज बताने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे इसके लिए मार मतलब इधर उधर से फिरते रहते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि हर एक क्लास में जितना भी लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पढ़ाएंगे, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा वहीं पर हम बताते चलेंगे, ताकि अभी से पढ़ते जाएंगे तो हमारे एग्जाम के टाइम पर बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो नोट करके लिखिएगा, अभी से ही स्टार्ट कर दिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अपसलाई नॉट का मात्रक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपसलाई नॉट का मात्रक तथा मान क्या होता है, अपसलाई नॉट का मात्रक तथा मान
क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो याद रखिएगा अपसलाई नॉट का मात्रक और मान। तो सबसे पहले तो अपसलाई नॉट का मान देख लेते हैं। अपसलाई नॉट का जो मान होता है 1/4 पाई अपसलाई नॉट होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, इसका जो लिखने का तरीका होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, कूलाम्ब स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब धातुओं के लिए देखिए क्या होता है, धातुओं के लिए अपसलाइन आर जो होता है ये हमारा अपरिभाषित होता है। धातुओं के लिए कोई पूछ दे कि अपसलाइन आर का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, विद्युत, आपको पढ़ाए हैं विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। या कोई बोलता है, ऐसा ही बोलता है कोई, फैराड बाई मीटर, दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा अभी से ही। यदि आपसे कोई बोल दे कि अपसलाइन नॉट का विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपसलाइन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा अपसलाइन नॉट का जो विमीय सूत्र होता है m-1 l-3 t⁴ और a स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि कोई बोल दे कि अपसलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपसलाइन का फॉर्मूला होता है अपसलाइन r इंटू अपसलाइन नॉट होता है। या कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि अपसलाइन r का वैल्यू क्या होता है, तो क्या हो जाएगा अपसलाइन बाई अपसलाइन नॉट होता है, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछ दे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, याद रखिएगा कूलाम्ब होता है। यदि कोई बोल दे दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा। कोई बोल दे बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक तो क्या होता है, न्यूटन होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि आप लोग को अलग से नोट में लिखवा दी है, ठीक है, याद रखिएगा। जितना पढ़ाए हैं उसी में से निकाल कर लाए हैं, अलग से नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ाया आप लोग को उसी में से ये चीज़ हम बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही बनाते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 हुआ विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के लिए पार्ट 1 वीडियो, अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। या जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, पार्ट 2 भी वीडियो डाल दिए होंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कवर कराएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक को कवर कराएंगे, थ्योरी को कवर कराएंगे, और अलग से भी कुछ बुक का हेल्प लेकर के आप लोग को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो एनसीईआरटी बेस्ट होता है, बाकी बुक पढ़ने से कोई ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, ज़्यादा आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करिए, ठीक है, यही बेहतर होगा आपके लिए। चलिए आज क्लास ख़त्म करते हैं। और हाँ, जिनको मेंबरशिप में ज्वाइन होना है, जिनको मान लो कि पूरा फुल कोर्स पढ़ना है फिजिक्स की, तो वो सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं 8383896119, ठीक है। इसके लिए 499 रुपया लगेंगे, 499 में आपका पूरा फुल कोर्स कराएंगे, ठीक है। पूरा फिजिक्स का पूरा आपको थ्योरी मिलेगा, ठीक है। 499 रुपया लगेगा, पूरा आपको थ्योरी कराए जाएंगे, पूरा पार्ट 1 बुक और पार्ट 2 बुक दोनों एनसीईआरटी के लिए। सपोर्ट के लिए है 499 रुपया, ठीक है। जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।